दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2012। आज हम दिसंबर 2012 यूजीसी नेट पेपर 1 की पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द वर्ड। अंग्रेज़ी शब्द कम्युनिकेशन की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। हमें बताना है कि कम्युनिकेशन ये वर्ड किन वर्ड से बना है। हमारा ऑप्शन है कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। हमारा सेकंड ऑप्शन है कम्युनिस्ट एंड कम्यून। थर्ड ऑप्शन है कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। और इसका सही आंसर है ए, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। अगला क्वेश्चन, चाइनीज कल्चर रिवोल्यूशन लीडर माओ जेडोंग यूज्ड अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक टू द मैसेज इज नोन एज। चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेडोंग द्वारा जनसमूह के बातचीत में जिन्हें जाना जाता है उनके संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर माओ जेडोंग, इनका कोई भी लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि माओ जेडोंग जिस प्रकार से संप्रेषण करते थे उस प्रकार को क्या कहते हैं, और उसे कहते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट एंड एंकेस्टर्स इज टर्म एज, यानी आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और सबसे लास्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और यहाँ पर हमारा आंसर है ए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सर्कुलेट डेली न्यूज़पेपर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, ऐसा न्यूज़पेपर। और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अ टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइनियर ऑफ द साइलेंस फीचर फिल्म इज इंडिया वॉज। भारत में मुख्य फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। यहाँ पर वो ये पूछना चाहते हैं कि भारत में सबसे पहली साइलेंट मूवी किसने बनाई। और हम सभी को पता है ऑप्शन डी सही है, दादा साहेब फाल्के। इनके नाम से अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, और ये सबसे पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी। इन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी इंडस्ट्री में, और वो साइलेंट मूवी थी, और उसके पथ प्रदर्शक थे दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। यानी कि जो टीचर क्लास में कम्युनिकेशन करता है उनके स्टूडेंट के सामने, तो उनका वो कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पर निर्भर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है इन्फोर्टमेंट, एजुटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, और हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन है पावर इक्वेशन। एजुटेनमेंट यानी वो आपको ज्ञान देने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत आपको एंटरटेन भी करे, जिससे कि आपको जो वो पढ़ा रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट उनसे बोर ना हो। तो यहाँ पर एजुटेनमेंट बिल्कुल भी सही ऑप्शन आता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिसिंग नंबर इज़ द सीरीज़। हमें यहाँ पर कुछ नंबर मिले हैं, यहाँ पर जो मिसिंग है, जो क्वेश्चन नंबर पर है, वो हमें इसमें से ढूंढ कर निकालना है, जो ऑप्शन है उनमें से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन नंबर्स को जान लेते हैं। पहला है 0, 6, 24, 60, 120। अब देखिए 120 और 336 के बीच में जो नंबर है उसे हमें ढूंढना है। ये जो लाइन बनी है इसका कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर बनता है जिससे कि ये रिलेटेड है, और उसी फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन मार्क पर जो नंबर है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये बन जाता है 1³ -1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, और इसका आंसर आ जाता है 1 - 1 = 0। सबसे पहला जो नंबर है उसका आंसर मिल चुका है। अब हम इसी सीरीज से नीचे नीचे जाएंगे, या अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा। जैसे क्यूब का हमने एक स्टेप बढ़ाया है, वैसे ही हमें माइनस में भी एक स्टेप बढ़ानी है। 2³ -2। अब देखिए इसका आंसर आ जाता है 8 - 2 = 6। 6 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारा 3³ -3, इसका आंसर आ जाता है 24। 4³ -4, इसका आंसर आ जाता है 60। और 5³ -5, इसका आंसर आ जाता है 120। अब देखिए हमें अगला जो हमारा नंबर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें उसके लिए करना पड़ेगा 6³ -6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -6, और इसका आंसर आ जाता है 216 - 6 = 210। तो इसी वजह से हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A group of 7 members having a majority of boys is to be formed out of 6 boys and 4 girls. अब देखिए 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं,
उनमें से 7 सदस्यों का ग्रुप तैयार किया जाना है जिसमें से बालकों की संख्या अधिक हो, यानी कि लड़कों की संख्या अधिक हो लड़कियों से। द नंबर ऑफ वेज द ग्रुप कैन बी फ्रॉम एज, यानी कि ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि ग्रुप कितने बनेंगे, जो हम एक ग्रुप बनाएंगे उतने कितने ग्रुप बन सकते हैं जिनमें कि लड़कों की संख्या ज़्यादा हो। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत है और वो फार्मूला है NCR का, यानी n फैक्टोरियल डिवाइड इंटू n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। अब देखिए इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इससे पहले एक कंडीशन हमें पहले सॉर्ट आउट करनी होगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि जिसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। अब देखिए लड़के तो 6 हैं और लड़कियाँ 4 हैं, तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं अगर 4 लड़के हो तो इस कंडीशन से। तो यहाँ पर हमें 6 फैक्टोरियल 4 निकालना पड़ेगा और लड़कियों के लिए 4 फैक्टोरियल 3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। फैक्टोरियल यानी जो निचली संख्या है उससे जो कम संख्या है उतनी बार हमें उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगर इसे ईजीली हमें सॉर्ट आउट करना है तो देखिए 4 4 सेम है, कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर रह के सिर्फ 6 और 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाता है 30। अगर 30 डिवाइड इंटू 2 करेंगे तो वहाँ पर आंसर आ जाता है 50। तो हमारा सबसे पहला आंसर निकल चुका है कि 6 फैक्टोरियल 4 का आंसर है 15। तो वो कितने ग्रुप बना सकते हैं उनके? 15। अब देखिए इसमें हमने लड़कियाँ काउंट नहीं की है, तो अब लड़कियों का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमने उसके लिए कंडीशन रखी है कि 4 फैक्टोरियल 3, सेम कंडीशन है, निचली संख्या लिए हमने, उसकी नंबर की सीरीज़ को घटाते हुए उसे मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में वो सेम चीज़ें कट जाएगी। तो यहाँ पर आ जाता है 24 डिवाइड इंटू 6, इसका आंसर आ जाता है 4। 15 लड़कों का ग्रुप है और 4 लड़कियों का ग्रुप है, तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशन बताई है कि लड़के ज़्यादा है और लड़कियाँ कम है, तो उनकी यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने से ही पता चलेगा कि उनके कितने ग्रुप बन सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 4, तो उसका आंसर आ जाता है 60। यानी कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में, यानी कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो उनका ग्रुप कितना बनेगा? 7 लोगों का 60 ग्रुप बनेंगे। ये होगी एक प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 5 लड़के हैं तो, और अगर 2 लड़कियां हैं तो, यानी कि 5 + 2 यानी 7। पिछली बार 4 लड़कों के लिए किया था तो वहाँ पर हमने निकाला था 4 + 3 यानी 7। इतना तो क्लियर है। अब देखिए 5 लड़के हैं तो इसका भी फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल 5, इसका आंसर जाता है 6। 4 फैक्टोरियल 2, इसका आंसर जाता है 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इसका आंसर आ जाता है 36। यानी कि 5 लड़के अगर हैं और 2 लड़कियां हैं, अगर इनके साथ साथ के ग्रुप बांटे जाए तो कितने बनेंगे? 36। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर लड़के 6 हैं और लड़की सिर्फ 1 है तो उसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल 6, इसका आंसर आ जाता है 0। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसमें से आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ आप उसे ऑब्जर्व करके समझ लीजिए, बहुत ईजी है। और लड़कियों के लिए 4 फैक्टोरियल 1, उसका आंसर आ जाता है 4। तो अगर हमने 0 मल्टीप्लाई 4 किया तो उसका आंसर 4 ही आना है। प्रोबेबिलिटी में हमने सबसे पहले जाना था कि अगर 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं तो उनके 7 सदस्यों के ग्रुप बनते हैं 60, यानी कि 60। दूसरी प्रोबेबिलिटी में अगर 5 लड़के डाले हैं और 2 लड़कियां डाली हैं तो उनके 7 लोगों के ग्रुप्स बनेंगे 36। और सबसे आखिरी अगर 6 लड़के हैं और 1 लड़की है तो उनके ग्रुप बनेंगे 4। अब देखिए हमने कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ी है, हर एक संभावनाओं को हमने यहाँ पर हमने डाला है जिस वजह से कि हमें करेक्ट आंसर मिले। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबको मिलकर कितने ग्रुप बनेंगे। उसके लिए हमें सबको मिक्सअप करना होगा, सबका प्लस करना होगा। 60 + 36 + 4 कितने हो जाएंगे? 100। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 100। राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज़ 40। एक ग्रुप है, प्रेक्षकों की संख्या है 40। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मेंबर्स इज़ 4.5 एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 30 मेंबर्स इज़ 3.5। यानी पहले 10 लोगों का औसत कितना है? 4.5 का, और शेष यानी बचे हुए 30 लोगों का औसत कितना है? 3.5। औसत यानी एवरेज, द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप्स
तो हमें इस पूरे ग्रुप का अब औसत निकालना है, इस पूरे ग्रुप का हमें अब एवरेज निकालना है। अब देखिए यहाँ पर प्रेक्षकों की संख्या कितनी है, 40, और उनमें से 10 का औसत कितना बताया है कि 4.5। 10 का औसत निकाला है 4.5, यानी कि वो, तो ये जो 10 लोग हैं ना, इन सब का 4.5 ऐसा हर एक का है। तो अगर हमें सिंपल इसका आंसर निकालना होगा तो यहाँ पर हम 4.5 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, तो उसका आंसर आ जाता है 45, राइट। और बच्चे कितने हैं, 30, तो उनका औसत कितना बताया उन्होंने कि 3.5। सेम प्रोसेस है, 30 मल्टीप्लाई 3.5 कर लेंगे, उसका आंसर आ जाता है 105। अब बताया क्या है उन्होंने आखिरी में कि अब पूरे ग्रुप का औसत बताना है, तो मिलाना पड़ेगा इसको। 105 में अगर हम 45 को मिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि 150। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर 40 लोग हैं, तो अब देखिए 40 लोग कैसे हैं कि पहले तो 10 थे 40 में से, जिसका औसत 4.5 था, जिसका हमने निकाल लिया। और दूसरी कंडीशन में क्या था कि 30 लोग हैं, तो उसका आंसर आ चुका था 105। तो सिंपली क्या करेंगे, 150 को डिवाइड कर लेंगे 40 से, तो इसका आंसर आ जाता है 50 डिवाइड इंटू 4। तो इसका आंसर सिंपली हमें ऑप्शन में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मोहन, यहाँ पर देखिए ये कोई लड़का नहीं है मोहन, यहाँ पर हमें इनके जो वर्ड्स हैं इनको काउंट करना होगा, उसी से ये क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोहन, MOHAN का कूट KMFYL है, तो काउंट यानी COUNT का कूट क्या होगा। एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। अब देखिए मोहन यानी कि M का कोई ना कोई रिलेशन K से है, O का रिलेशन कुछ ना कुछ M से है, H का रिलेशन कुछ ना कुछ F से है, A का रिलेशन कुछ ना कुछ Y से है, और N का L से। तो इसका रिलेशन जिस तरह से होगा उसी तरह से हमें इस काउंट का रिलेशन उससे लगाना होगा, जिससे कि हमें आंसर मिल सके। अब अगर हम इसे गौर से देखेंगे तो देखिए ये उल्टी ABCD में से जाता है KLM, राइट। उसी तरह से MNO, उसी तरह से FGH। अब देखिए Y के बाद आता है Z और Z के बाद आता है A, उसी की वजह से YZA, और सबसे आखिरी LMN। उसी तरह से अगर हम काउंट को काउंट करेंगे, ABC, MNO, STV, LMN, और सबसे आखिरी RST। ये पूरा आंसर एज इट इज़ मिल जाता है ऑप्शन ए में, उसी वजह से हमारा आंसर ए बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन A एंड B इज़ 50, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति हैं A और B, उनकी एज कितनी बताई है, उनकी आयु कितनी बताई है, जोड़ के 50। 5 years ago द रेशो ऑफ देयर एज वॉज 5:3, यानी कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 5:3, यानी कि एक की एज ज़्यादा थी और एक की कम थी, 5:3। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B। तो यहाँ पर A और B का अभी वर्तमान में जो एज है उसे निकालना है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने कि A और B इनका जोड़कर एज कितनी हो जाती थी, 50, यानी A + B 50। अगर हम 5 years बैक जाएंगे तो हमें 50 में से 5 - 5 कर लेने होंगे। A को भी 5 ईयर पीछे जाना है और B को भी 5 ईयर पीछे जाना है, 10। 50 में से -10 करने पड़ेंगे, इसका आंसर आ जाता है 40। यानी कि अब हमें 40 में से आंसर निकालना पड़ेगा कि किसकी एज लिमिट 5 थी और किसकी एज लिमिट 3 से रिलेटेड है। तो सिंपली हमें 40 के 5 भाग करने पड़ेंगे, जिस वजह से हमें A पर्सन की एज का पता चल जाएगा। और अगर B की एज जाननी है तो हमें 40 को 40 की 3 भाग की एज का पता लगाना होगा। अब देखिए A के 5 थे और B के 3 है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो उसके 8 भाग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 40 डिवाइड इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, उसका आंसर आ जाता है 25। यानी कि A पर्सन जो है उसकी पहले मतलब 5 साल के पहले कितनी एज थी, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स ओल्ड था वो। और अगर हमें अब B की एज निकालनी है तो उसे सिंपली उसी तरह से 40 डिवाइड इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसका आंसर आ जाता है 15। यानी कि B की एज कितनी थी 5 ईयर्स के पहले, 15 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला है कि उनकी 5 साल की पहले की एज, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि हमें प्रेजेंट की उनकी एज निकालनी है, यानी कि वर्तमान की। तो हमें 5 साल फिर से आगे आना पड़ेगा। तो सिंपली 25 ईयर्स में 5 ईयर्स को प्लस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 30।
और उसी तरह से 50 ईयर्स एज में हमें 5 ईयर्स प्लस करने पड़ेंगे। उसका आंसर आ जाता है 20। यानी कि फ़िलहाल ए की एज है 30 ईयर्स और बी की एज है 20। सबसे पहला ही ऑप्शन है ए 30-20। ये हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए मीन्स माइनस, बी मीन्स मल्टीप्लाइड, सी मीन्स डिवाइडेड और डी मीन्स प्लस द वैल्यू ऑफ 90D, 9A, 29C, 10B और 2A's। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि ए का अर्थ होता है माइनस, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है डिवाइड और डी का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हमें सिंपली जो भी नंबर्स दिए हैं और उनके बीच में जो कोड वर्ड है जिसका एब्रीवेशन हमें ऊपर बताया है, सिर्फ उनको यहाँ पर मैचअप करके उसका आंसर निकालना है। यहाँ पर किसी तरह के रूल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बोरो मास की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम इन नंबर्स को डाल लेते हैं। सबसे पहला है 90 डी, और डी का अर्थ क्या था, प्लस, यानी कि 90 + 9। और उसके बाद क्या है ए यानी माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा -29। अब आगे है सी यानी डिवाइड, यानी 29 डिवाइड इंटू 10। और सबसे आखिरी है बी, और बी यानी मल्टीप्लाई, तो 10 × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। और यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है, 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द असोरेशन ए। सबसे पहले आप कथन ए को पढ़े एंड असोरेशन सेकेंड एंड सिलेक्ट द राइट कोड गिवन बिलो। हमें असोरेशन ए और असोरेशन बी को पढ़ना है पूरी तरह से और बाद में चयन करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले असोरेशन ए पढ़ लेते हैं। इवन बैंक लॉकर्स आर नॉट सेफ। बैंक लॉकर भी सुरक्षित नहीं है। थीव्स कैन बी ब्रेक देम एंड टेक अवे योर वेल्थ। यानी कि चोर बैंकों को तोड़कर भी आपकी संपत्ति ले जा सकता है। बट थीव्स कैन नॉट गो टू हेवन। लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। सो यू शुड कीप योर वेल्थ इन हेवन। तो आप लोग आपकी संपत्ति जाकर स्वर्ग में ही क्यों नहीं रख लेते। बैंक आपकी वेल्थ, आपकी संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि चोर आकर कभी भी आपकी वेल्थ को हड़प कर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो हड़प कर ले भी जा सकते हैं और उस वजह से आपको डर है, तो यहाँ पर लॉजिक उन्होंने बताया कि स्वर्ग में तो वो नहीं जा सकते, तो आप जाकर आपका सोना स्वर्ग में ही क्यों नहीं रखते। अब देखें यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक लॉजिक है, ऐसा नहीं होता है, एक तरीके का ये आर्गूमेंट है। और हमारा सेकंड असरेशन है, the difference of skin color of beings is because of the distance from the sun and not because of some permanent traits. Skin color is the result of body's reaction to the sun and its rays. यानी मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से भी दूरी के कारण होता है, ऐसा किसी चिरस्थायी विशेषता के कारण नहीं होता है। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और उसकी किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल भी गलत एसरेशन है, ये ना ही कोई तर्क है, ना ही कोई आर्गूमेंट है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाता है कि अभिकथन पहला सच है, द असरेशन फर्स्ट इज आर्गूमेंट बट द असरेशन सेकंड इज नॉट। यानी कि पहला आर्गूमेंट है लेकिन दूसरा नहीं। ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन द प्रपोजिशन सम मेन आर नॉट हॉनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, जो बताता है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। कुछ व्यक्ति बोला है, कुछ ईमानदार है, कुछ ईमानदार नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पर हम उसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं। बीच में जो भी लोग आते हैं वो आते हैं सभी ईमानदार हैं, यानी कि जो साइड के हैं वो ईमानदार नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन है, ऑल मेन आर ऑनेस्ट, यानी कि सभी लोग ईमानदार होते हैं। सम मेन आर ऑनेस्ट, कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं। और सबसे आखिरी है, नो मेन आर ऑनेस्ट, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। और सबसे आखिरी है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ऑल मेन आर नॉट ऑनेस्ट, यानी कि कुछ व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं होते तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही ईमानदार, तो सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पिरिचुअलिटिव डेफिनेशन इज, एक स्वनिर्मित परिभाषा क्या होती है। ऑप्शन है हमारे ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स।
और सबसे आखिरी ऑप्शन है नाइदर ट्रू और नाइदर फॉल्स, यानी कि ना ही सत्य है और ना ही गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही आंसर है, क्योंकि कोई अगर परिभाषा है स्वनिर्मित है, एक तो वो सत्य हो सकती है या फिर असत्य, यानी कि ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स। उसी वजह से हमारा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्राइट अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड्स टू प्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर का हमें आंसर निकालना है। जैसे कि एग्जामिनर रिलेटेड होता है एग्जामिनी से, परीक्षक निर्धारित होता है परीक्षार्थी से, उसी तरह से प्लीडर निर्भर होता है क्लाइंट से, अधिवक्ता रिलेटेड होता है मुवक्किल से, और सबसे आखिरी है प्रिस्पेक्टर। तो यहाँ पर हमें वो ढूंढना है कि इस ऑप्शन में से ये प्रिस्पेक्टर किससे रिलेटेड होता है। प्रिस्पेक्टर यानी गुरु। अब एक गुरु होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, क्योंकि डिस्प्लाइट यानी शिष्य। ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्टेटमेंट, यदि एक कथन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और ऑब्डेंट, यानी कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, इज टेकन टू बी ट्रू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी क्लेम्ड टू द ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन युग्म को सही माना जा सकता है। इस वर्ड से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यही बताना है। ऑल ओबीडेंट पर्सन्स आर स्टूडेंट, यानी कि सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट आर ओबीडेंट, यानी कि सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। थर्ड ऑप्शन है सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट, यानी कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। और सबसे आखिरी सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडेंट, यानी कि कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी नहीं होते। अगर कुछ अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं तो कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी उसमें आ ही जाता है, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। और सबसे आखिरी कुछ विद्यार्थी अवज्ञाकारी नहीं होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होते ही है। 4 नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल भी सही है। उसी वजह से हमारा सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि 3 और 4 नंबर का आंसर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द राइट कोड, सही कोड का चयन करना है यहाँ पर। अ डिडक्टिव आर्गूमेंट क्लेम दैट, तर्क यह दावा करता है कि, एक डिडक्टिव है उसका तर्क क्या दावा करता है यहाँ पर वो पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे, द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर दैन दैट विच इज कॉन्टेंट इन द परमाइसेस, यानी कि निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु के अधिक का दावा नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन है, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द परमाइस कंक्लूसिवली, निष्कर्ष अंतिम रूप से आधारों द्वारा पुष्ट किया जाता है। स्टार्टिंग के दोनों भी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है और उसी की वजह से हमारा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही आ जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो सोशल सर्विसेज का है, उसका हमें यहाँ पर चार्ट मिला है। इस पर डिपेंड ही अगले कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए सबसे पहले बता दूँ ये चार्ट किस बारे में है। जो सोशल सर्विस होती है गवर्नमेंट की, उस पर गवर्नमेंट कितना खर्च करते हैं, पर्टिकुलर किस फील्ड में कितनी वो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, यानी कि कितना वहाँ पर उन पर वो खर्च करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ कि हाउ मेनी एक्टिविटीज इन द सोशल सर्विस आर देयर वेयर द एक्सपेंडिचर हैज बीन लेस दैन 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड ऑन द सोशल सर्विस इन 2008 to 2009। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि 2008 और 2009 इस साल में उन्होंने पूछा है कि कितनी ऐसी सोशल सर्विसेज हैं जिनमें कि 5% हर साल घटाया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2007 और 2008 की सीरीज़। सबसे पहले उन्होंने सोशल सर्विस पर कितना खर्च किया, 11.06, यानी कि 11%। एजुकेशन, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स पर कितना किया, 4.2। अब देखिए अगर हम इससे नीचे नीचे जाएंगे तो इन सभी में 5% का घटाव हमें नज़र आएगा। उसी वजह से ना ही 1, ना ही 2, ना ही 3, हर एक में वो पूरी सीरीज़ ही 5% से घटाई गई है। उसी वजह से ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सर्विसेज हैज़ इंक्रीजेज एट द हाइएस्ट रेट। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि सोशल सर्विसेज का जो भी एक्सपेंडिचर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस ईयर में उन्होंने किसी सर्विस पर खर्च किया है। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमें आंसर में तो सबसे पहली जो रो है सोशल सर्विसेज यानी कि 11.0 से लेकर 2008 और 2009 तक 12.94 हुए हैं।
और आगे भी 30.6 हुए हैं, 40.2 हुए हैं। तो उस वजह से हमें लगता है कि ये सीरीज़ बिल्कुल भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि किस ईयर में, पर्टिकुलर हमें एक ईयर बताना है कि जिसमें कि डायरेक्टली वो जो खर्च है वो बड़ा है। तो उसे अगर निकालना है 2008 और 2009 का जो भी प्रतिशत उन्होंने वहाँ पर खर्च किया है, उसमें से 2007 की जो संख्या है उसमें से घटा लेंगे, उसमें से पता चल जाएगा। उसी तरह से अगर हम पिछली संख्या से अगर आगे आगे करते आएंगे तो हमें उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए हम 2008-9 से माइनस कर लेंगे 2007-8 को, 12.94 को माइनस कर लेंगे 11.06 से, तो यहाँ पर 88 हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है। आप चाहे तो 2010-11 को 2009-10 से माइनस करके देख सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पर सही आंसर है 2008 और 2009। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following activities remains almost stagnant in terms of share of expenditure? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें ना ही कि खर्चा बढ़ा है और ना ही घटा है? अब देखिए, सीरीज से अगर हम देखेंगे तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जहाँ पर बिल्कुल भी स्टॉप है। लेकिन अगर हम पूरे चार्ट में देखेंगे तो डी नंबर का जो ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 0.22, उसके आगे की रो में 0.22 ही है और आगे की रो में 0.20 और उसके आगे की रो में 0.22, यानी कि पूरी रो आसपास ही सिमिलर है। उसी वजह से हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एक्सपेंडिचर शेयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रिमेनिंग 3 आइटम्स इन द गिवन ईयर्स? एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत हो चुका था उस साल में, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर में ऐसे कोई भी 3 रिमेनिंग सोशल सर्विस नहीं है जो कि आपस में मैच होती है ईयर्स में। ये क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो चुका था, तो उस वजह से हम अगला क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सोशल सर्विस हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीजेस इन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2007 to 2008 to 2010-11? यानी कि हमें 2007-8 और 2010-11, यानी कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि 2007 से लेकर 2011 तक किस सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। पूरा चार्ट ही इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 2007 से 2011 यही एक सीमा है, इनके बीच में ही सब कुछ है। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन ई, वेलफेयर टू SC ST और OBC, इसमें क्योंकि 0.36, 0.35, 0.41 और 0.36 डायरेक्टली बढ़ चुका है, उस वजह से इसकी इनिशियल अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा सही आंसर भी यही है। लेकिन अब यही आंसर क्यों आता है? डाटा इंटरप्रिटेशन से ये क्वेश्चन है, यानी कि कुछ तो भी हमें डाटा मिलता है उसमें से हमें एनालिसिस कर आंसर निकालने पड़ते हैं। मैंने इस चार्ट का एनालिसिस पहले ही किया था और देखिए, ये जो मैंने आंसर बताया है कि वेलफेयर टू SC ST और OBC, ये सही आंसर इस वजह से है क्योंकि इसकी पूरी अमाउंट आ जाती है इस पूरे चार्ट में से 75%। अब देखिए, अगर हमें इनिशियल अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइड इनटू इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, यानी कि वृद्धि दर को निकालना है, इसमें हमें अब नंबर्स डालने होंगे। अब देखिए, हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 36। सबसे आखिरी जो फाइनल वैल्यू कितनी है? 63 और डिवाइड इनटू इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू थी 36, उसे हम डाल देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका आंसर निकल जाता है 75%। मैंने काउंट किया है, सबसे ज़्यादा 75% है और ये इसी में है, उसी वजह से ये सही आंसर है। आप चाहे तो इसी तरह से इसी इनिशियल वैल्यू के फॉर्मूले में इसे डाल सकते हो, इसे निकाल सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। बी हमारा बिल्कुल भी सही है, वेलफेयर टू SC ST एंड OBC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ रजिस्टर्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ डिक्लाइन इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2007 to 8 to 2009-10? देखिए, यहाँ पर हमें डिक्लाइन पूछा गया है 2007 से लेकर 2010 तक का। इसके लिए हम इनिशियल वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। कितना पूछा है उन्होंने? 2007-8 से लेकर 2009-10 तक। इतना ही चार्ट देखेंगे, 2010-11 को छोड़ देंगे, उसकी तरफ हम नहीं देखेंगे। अब देखिए, डिक्लाइन यानी कितना प्रतिशत घटा है। इससे पहले हमने देखा था कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। अब यहाँ पर हमें सबसे कम किस में है ये देखना है। अब देखिए, सबसे पहला क्या है? 11.06,
से लेकर 13.06 हो गया, यानी कि 5% इसमें घटोती हुई है। अगर हम नीचे देखेंगे 4.02 से लेकर 3.96, इसमें 50% की घटोती हुई है। 2.05 और 1.90 इसमें भी लगभग 15% इसमें भी घटोती हुई है। 2.02 और 2.20 यहाँ पर तो बढ़ चुका है, इसे हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। नीचे है 0.22, उससे लेकर वो कम हुआ है 0.20 यानी कि 2%। 36 का 41 हो चुका है, यानी कि इसमें भी बढ़ा है, ये भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमें कितना घटा है ये देखना है। अगला है 26 से लेकर 22 तक। देखिए सबसे ज़्यादा गैप है, सबसे ज़्यादा इसमें कम हुआ है 5%। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है 0.26 से लेकर 0.22, यानी कि कम हो चुका है और सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है 5% की। ऑप्शन ए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड्स फॉर, यानी कि ALU का अर्थ क्या है और इसका सही एब्रिविएशन है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ कंप्यूट बोर्ड कॉल्ड। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपली उसे मदरबोर्ड ही कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? अब जैसे कि कोरोना वायरस था, उसी वजह से कंप्यूटर के लिए भी कुछ वायरस बने होते हैं जिससे कि कंप्यूटर ख़राब किया जाता है। मतलब कोई ईमेल होता है या फिर कुछ ना कुछ बाहर से ऐसे आपके डिवाइस में एंटर कर देते हैं ईमेल से या फिर किसी अलग वेब सीरीज से, जिससे कि आपका पूरा डाटा करप्ट हो सकता है, यानी कि उस वायरस से आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, वैसे ही। तो उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? वो हार्डवेयर नहीं होता, बैक्टीरिया भी नहीं होता, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ज़रूर होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही है? फ्रेंड्स कुछ नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निकालना है डेसिमल नंबर। 17 का 10 डेसिमल निकालना है। डेसिमल नंबर कैसे निकालते हैं? 17 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो वो आ गया 8, 8 को डिवाइड किया 2 से तो वो आ गया 4, 4 को डिवाइड किया 2 से तो वो आ गया 2, और 2 को डिवाइड किया 2 से तो वो आ गया 1। साइड में जो माइनस माइनस आ चुके हैं उनकी सीरीज़ में ही आंसर है और उसमें से आ जाता है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 इज, यानी कि MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। जिन लोगों ने MSCIT की है या फिर जिन लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल है उन सबको पता है कि MS वर्ड ऑफिस 2007 क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है PDF, .doc, .docx और ऑप्शन डी है .txt, और यहाँ पर हमारा सबसे सही आंसर है डी .docx। फ्रेंड्स एक्सटेंशन यानी क्या? अब देखिए हम कोई भी अगर इमेज देखते हैं तो उसके पीछे मतलब उसके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि IMG 0.00 JPG समथिंग कुछ तो भी होता है, तो उसी का मतलब होता है कि एक्सटेंशन, और वही एक्सटेंशन यूज़ होता है MS वर्ड ऑफिस में .docx। यानी कि जहाँ पर भी आपको किसी भी इमेज या फिर किसी भी फुटेज में अगर .docx दिखाई देता है तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो MS वर्ड ऑफिस 2007 की सीरीज़ का है। यानी कि वीडियोस की एक्सटेंशन क्या होती है? MP4 अगर नज़र आता है तो वो एक्सटेंशन डेफिनेटली वीडियोस का है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही ब्लैंक स्पेस मिला है, यहाँ पर हमें इस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को फिटअप करना है जो कि इस लाइन को मीनिंग दे। तो चलिए लाइन पढ़ लेती हूँ। इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो उपसंबंधी प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है उसे। तो वो एक तो TCP होगा, FTP होगा, SMTP होगा या फिर POP होगा। अब देखिए बात आई है ईमेल्स की तो POP यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि उसे ईमेल के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है, ईमेल्स के द्वारा उसे कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उसी वजह से POP। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ मीथेन, मीथेन का सोर्स क्या है? ऑप्शन ए वेटलैंड्स, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। वेटलैंड्स यानी आर्द्र स्थल, यही मीथेन का सोर्स होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनमाता डिसास्टर इन जापान वॉज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ड्यू टू,
यानी कि जापान में मिनमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? यानी कि जापान में मिनमाता एक आपदा आई थी वहाँ पर, तो वो किससे हुई थी? उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर लीड की वजह से, यानी कि सीसा। ऑप्शन बी है मर्क्यूरीज की वजह से, यानी कि पारा। और बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, मर्क्यूरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीजेस इन द, यानी कि जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोवा प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, यानी कि नागोवा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन क्षय। ऑप्शन सी है हैजर्ड्स वेस्ट यानी कि खतरनाक अपशिष्ट। और सबसे आखिरी ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। बिल्कुल भी सही आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फोसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड इज, यानी कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसिल फ्यूल्स के बाद में योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली बार के वीडियो में, जहाँ पर हमने पेपर 1 का सेट जून का डिस्कस किया था, उसमें एक पाई चार्ट था। और उस पाई चार्ट में हमने देखा था कि 70% फोसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है। जीवाश्म ईंधन में सब कुछ आएगा, पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, और वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं 70%। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि उसके बाद इंडिया में दूसरा कौन सा हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं सोर्स? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रो पावर। हम हाइड्रो पावर उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के संदर्भ में एन इंक्रीजेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिचर स्केल इम्प्लाइज, यानी कि भूकंप के संदर्भ में रिक्टर स्केल पर परिणाम जो होता है उसकी एक की वृद्धि का अर्थ क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है अ 10 फोल्ड इंक्रीजेस इन द एम्पलीट्यूड सिस्टमिक वेव्स, यानी कि भूकंप की तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होना। यानी कि भूकंप में जब भी रिक्टर स्केल का परिणाम 1 से बढ़ता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भूकंप तरंगों का आयाम 10 गुना बढ़ चुका है। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लिटरेरी रेट। यहाँ पर क्या उन्होंने पूछा है कि विकास सूचकांक का मापक नहीं है, ऐसा पूछा है। अब देखिए, साक्षरता दर यानी कि लिटरेरी रेट, इस पर से तो वो कितने लोग साक्षर है इसका रेट निकलेगा। ऑप्शन बी है ग्रॉस इनरोलमेंट यानी कि सकल नामांकन, इससे भी विकास सूचक होता है। डी ऑप्शन है लाइफ एक्सपेंडेंसी यानी कि आयु प्रत्याशता, यानी लोग कितने प्रतिशत साल जीत सकते हैं, इसका रेट बताएंगे इसमें। लेकिन जो सी ऑप्शन है सेक्स रेशो, ये लिंग अनुपात, इससे नहीं पता चलता कि लोगों का विकास सूचकांक क्या है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल भी अलग है इसमें से, और सी ही हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेजेस आफ्टर, यानी कि निम्न में किसके बाद भारत में कॉलेज के सभी छात्र सर्वाधिक है? यानी कि निम्न में से किसके बाद भारत के कॉलेज में सबसे ज़्यादा छात्र हैं? ऑप्शन ए है यूके, नहीं, यूके में सबसे ज़्यादा छात्र नहीं है। ऑप्शन बी है यूएसए, जी हाँ, यूएसए में सबसे ज़्यादा छात्र है, उसके बाद हमारा नंबर। और जी हाँ, इसका आंसर बी ही होगा, यूएसए, क्योंकि यूएसए के बाद ही सबसे ज़्यादा छात्र हमारे इंडिया में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज़ नॉट। पेपर के टाइम पर इसे बारीकी से देखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पलट जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइंग टू बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। जी हाँ, ऐसे ही होता है। ऑप्शन बी देखेंगे, ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है।
ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी कि उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। जी हाँ, अगर वो महान्यायवादी है तो उनके हक तो उन्हें मिलेंगे ज़रूर, और उनके हक में ये बात आती है। हमारा लास्ट ऑप्शन है ही हैज़ अ फिक्स टेनर, यानी कि उनकी निश्चित अवधि होती है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है। अब देख लेते हैं नीचे ऑप्शन में उसका आंसर क्या सही निकलेगा। अब देखिए, हमने देखा था कि बी और सी बिल्कुल भी सही है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 एंड 4 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी डिसाइड टू बी डिसकंटिन्यूड व्हाइल इंटरैक्टिंग विद इंडियन डिग्निटरीज एज वेल एज इन ऑफिशियल नथिंग, यानी कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहा था। अब देखिए, रियल में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी पद में ऊंचे होते हैं उनको प्रीफिक्स नहीं लगाना चाहिए उनके नाम के आगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस ऑप्शन में से उसे ढूंढना है कि उन्होंने किन वर्ड्स को निकालने की सिफारिश की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिज एक्सेलेंसी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हिज एक्सेलेंसी, यानी कि उनकी कुछ एक्सेलेंस के बारे में होगा कुछ वर्ड वैसा। और दूसरा है महामहिम। ये दोनों भी आंसर सही है और ये दोनों भी आंसर हमारे ऑप्शन ए में मिलते हैं। इस वजह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। जब आर्थिक आनी बानी आती है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी एबोलिश्ड, यानी कि राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल भी रॉन्ग ऑप्शन है, राज्य विधानसभाओं को समाप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। जी हाँ, बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पर जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी जॉब्स निकलती है, वैराइटीज़ मिलती है, उनको वो खारिज कर सकते हैं या फिर उनमें कुछ कटौती कर सकते हैं, जिस वजह से कि उन्हें वहाँ पर का इनकम देश के इस वित्तीय आपत्ति को समाप्त करने के लिए उपयोग में वो ला सकते हैं। उस वजह से सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है। और थर्ड नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, सैलरीज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस, यानी कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन को कम किया जा सकता है। क्यों नहीं, अगर केंद्र सरकार चाहे तो ऐसा कर सकता है। थर्ड नंबर के ऑप्शन में सही होने की प्रोबेबिलिटी है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन देखेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियस कैन बी सस्पेंडेड, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल भी गलत। अब देखिए हमें 2 नंबर का और 3 नंबर का आंसर बिल्कुल भी सही लगा और ये ऑप्शन मैच होता है डी में, इसी वजह से हमारा डी बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर हम पिछली बार जैसे हमने करेक्शन किया था वैसे ही इसमें करेक्शन करेंगे। तो लिस्ट नंबर 1 पढ़ती हूँ मैं, पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, बी है ह्यूमन डेवलपमेंट शेम, सी है सोशल असिस्टेंस शेम और डी है मिनिमम नीड शेम। फर्स्ट ऑप्शन है मिड डे मील्स, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना, थर्ड ऑप्शन है नेशनल ओल्ड एज पर्सन, थर्ड है नेशनल ओल्ड एज पेंशन और सबसे आखिरी है मनरेगा। अब देखिए हमें इसे मैचअप करना है। पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, इसका आंसर है मनरेगा। बी है ह्यूमन डेवलपमेंट शेम, इसका आंसर है मिड डे मील्स। सी है सोशल असिस्टेंस शेम और इसका आंसर है नेशनल ओल्ड एज पेंशन और सबसे आखिरी मिनिमम नीड शेम, इसका आंसर आ जाता है इंदिरा आवास योजना। एक सूची में योजनाएं थी सभी सरकार की और दूसरे में उस योजना का नाम था। ठीक है, ऑप्शन ए में ये सभी कुछ मिलते हैं जैसे कि मैंने बताया है इनका आंसर, इस वजह से हमारा ए बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, कक्षा संप्रेषण में होनी चाहिए। अब देखिए संप्रेषण कक्षा में तो होता ही है, लेकिन किस तरीके का। सबसे पहला है टीचर सेंट्रिक यानी शिक्षक केंद्रिक, बी है स्टूडेंट सेंट्रिक यानी कि छात्र केंद्रिक, डी है जनरल सेंट्रिक यानी कि सामान्य केंद्रिक, डी है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रिक। और यहाँ पर हमारा सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट सेंट्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली क्या होती है। ऑप्शन में से चयन कर कर बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, सी नंबर का ऑप्शन है सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल्स यानी कि अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना और सबसे आखिरी
इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, यानी कि चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और इसमें भाग लेना। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है डी, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। बिल्कुल भी सही है। अगर हम एक टीचर है, ग्रुप डिस्कशन से अगर पढ़ाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी स्टूडेंट को उस वजह से उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि हर कोई ग्रुप डिस्कशन में बात कर सकेगा। फिर उस वजह से हमारा डी बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, यानी कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है आर्गुमेंट, यानी कि तर्क वितर्क। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। ऑप्शन सी है आइडियाज़, यानी कि विचार। और ऑप्शन डी है कंट्रोवर्सी, यानी कि विवाद। देखिए, आइडियाज़ निकल कर आनी चाहिए कक्षा में, इससे उस स्टूडेंट का माइंड डेवलपमेंट होता है। और ये इन सभी ऑप्शन में से बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिवन द मैसेज दैट, यानी कि दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है। इस वर्ड को हमें निचले ऑप्शन में मिलाना है। अगर जो भी मैच हो जाता है वो हमारा आंसर रहेगा। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड, यानी कि कक्षा में दंड पर रोक लगा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। ऑप्शन सी है अनडिसेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, यानी कि अवांछित व्यवहार पर दंड किया जा सकता है। और सबसे आखिरी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी बिटन विथ रोड, यानी कि बच्चों को छड़ी से पीटना चाहिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना। अगर हम उसकी गलत हरकतों पर भी उसे दंड ना देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। लेकिन अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए, ये बहुत ही सही आंसर है, क्योंकि उसके जो अवांछित व्यवहार है, अवांछित यानी जो कि गलत व्यवहार है, उस पर रोक लगाने के लिए हमें उसे दंड देना ज़रूरी है। उस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज़ इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, यानी कि कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को क्या कहते हैं। मतलब क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनके कन्वर्सेशन को क्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन बी है मास कम्युनिकेशन, यानी कि जनसंचार। नहीं, मास कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जनसंचार यानी कि वो जनता के सामने तो बात नहीं कर रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए भी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक यानी कि खुद से बात करना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन सी है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण भी होता है, टीचर जब बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी कम्युनिकेशन को ग्रुप डिस्कशन के साथ या फिर ग्रुप से फॉलो करते हैं, तो उस वजह से सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन डी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि आमने सामने संप्रेषण। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इससे भी बेटर सी है, उस वजह से ग्रुप कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल, यानी कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक होता है। ऑप्शन है इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कि प्रभाव गुणक। मतलब कि अगर एक शोध पत्रिका है उसकी गुणवत्ता किससे दिखती है। इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि प्रभाव गुणक, ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता तो उसके प्रभाव से ही वो दिखेगी, उसके प्रभाव गुणक से। उस वजह से इम्पैक्ट फैक्टर हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। एच इंडेक्स भी नहीं होगा, जी इंडेक्स भी नहीं होगा और I10 इंडेक्स भी नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड रिसर्च इथिक्स मीन्स, यानी कि बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय है। अब निचले ऑप्शन है उसमें से हमें चूज करना है कि एक बेहतर शोध नैतिकता का अभिप्राय क्या हो सकता है। नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर्स या फिर स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर यू रिसर्च, यानी कि अपनी शोध प्रायोजिक कंपनी में धारित शेयर हो या फिर स्टॉक को प्रकट ना करना। ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। अगर गुड रिसर्च इथिक्स को दिखाना है, शोध नैतिकता को दिखाना है, ऑप्शन तो ए बिल्कुल भी मैच नहीं होता, उसकी वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट ओनली, यानी कि केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन है, क्योंकि एक अगर कोई छात्र पीएचडी करता है तो उसे उस सब्जेक्ट का टोटल ज्ञान होता है, क्योंकि पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी हो जाता है फिर वो उस सब्जेक्ट में। उस वजह से ये बिल्कुल भी सही आंसर है एक गुड रिसर्च एथिक्स को दिखाने के हिसाब से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड ऑफ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित होती है। यानी कि जो भी हम प्रतिदर्श यानी कि किसी को दिखाने वाली जो प्रणाली होती है, तो उसे संभावना को कैसे हम आधारित कर सकते हैं या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में से चूज करना है उसे। ऑप्शन ए है कन्वींसिंग सैम्पलिंग,
यानी कि सुविधानुसार प्रतिदर्शन। ऑप्शन बी है क्वाटा सैम्पलिंग यानी कि कोटा प्रतिदर्श। सी है जजमेंट सैम्पलिंग यानी कि निर्णय प्रतिदर्श। और सबसे आखिरी ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी कि स्तरबद्ध प्रतिदर्श। सबसे लास्ट ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APN फॉर्मेट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं। अब देखिए APA इसका लॉन्ग फॉर्म उन्होंने यहाँ पर बताया है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मतलब ये एक एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन ने जो भी संदर्भ में लिखा है तो उसमें से हमें सही संदर्भ इसमें से बताना है। तो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है शर्मा V 2010। क्वेश्चन में जो रेफरेंस है तो यहाँ पर बुक का रेफरेंस बोला है उन्होंने, और APA ये एक संगठन है। हमें MLA नाम की भी एक संगठन होती है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बुक है तो उस बुक का अगर हमें रेफरेंस देना है, यानी कि उस बुक की कोई बात या फिर कोई सेंटेंस हमें अगर किसी के इसमें कॉपी करना है तो उस पर तो कॉपीराइट आ जाएगा। अगर उस कॉपीराइट को हम हटा सकते हैं तो उसे कहते हैं APA फॉर्मेट। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो बुक है पर्टिकुलर उसका नाम लिखना पड़ेगा, राइटर का लास्ट नेम पहले, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर देखिए शर्मा है तो ये राइटर का सबसे लास्ट नेम, बाद में उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद आएगा वो बुक कब पब्लिश हुई थी, किस ईयर में, 2010 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद फिर से डॉट आ जाएगा ब्रैकेट ऑफ करने के बाद, और फिर बाद में उसकी सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद वो बुक कहाँ से पब्लिश हुई थी और वो पब्लिकेशन क्या था। पब्लिकेशन क्या था यहाँ पर लिख दिया है कि टाटा मैग्रा हिल्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। APA याद रखना, MLA और भी बहुत सारी ऐसी संगठना है जो कि ऐसे फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप उस पर्टिकुलर रेफरेंस को खुद के नाम से भी चला सकते हो, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम से व्यवस्थित करें। अब देखिए ये शोध की एक निम्नलिखित अवस्था है, इनको अब हमें एक सीरीज से जोड़ना है। ऑप्शन है, उसकी भी ऑप्शन है ताकि इसकी हम सीरीज उसमें मैच कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या का निर्धार। सेकंड ऑप्शन है लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी कि शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ डाटा यानी कि डाटा का संग्रह। 4 नंबर का ऑप्शन है मेथोडोलॉजी यानी कि कार्यप्रणाली। ऑप्शन 5 नंबर का है डाटा एनालिसिस यानी कि डाटा विश्लेषण। और सबसे आखिरी ऑप्शन है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन यानी कि परिणाम और चर्चा। सिंपली इसमें सिर्फ अवस्था बताई है, ये एक टीचर की अवस्था है, ये सारी वो किस तरह से पढ़ाएंगे सिमिलरली ऐसा ही कुछ। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, जो पहले नंबर का है वो पहले नंबर पर ही रहेगा, क्योंकि शोध समस्या का निर्धारण करना, सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम की जड़ पता होनी चाहिए। उस वजह से उस पर रिसर्च कर कर उसकी आइडेंटिफिकेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वजह से 1 नंबर का ऑप्शन 1 नंबर पर ही रहेगा। सेकंड ऑप्शन है अब उस शोध पर उद्देश्य की सूचीबद्ध करना, बिल्कुल भी सीक्वेंसली जाएंगे। प्रॉब्लम को सबसे पहले रिसर्च किया, उससे हमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या उसके उद्देश्य है, उसकी लिस्ट बनाना। अब देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा ये तो नहीं आएगा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सीरीज़ को अब उसे कैसा मैचअप करना है, किस तरह से उसे पढ़ना है, उसकी हमें कार्यप्रणाली लिखनी होगी। अब कार्यप्रणाली आती है 4 नंबर का ऑप्शन है मेथोडोलॉजी। तो 3 नंबर का ऑप्शन नीचे जाएगा और 4 नंबर का 2 के बाद आ जाएगा। अब देखिए बी की सीरीज़ देखिए, बी की सीरीज़ में ये सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कार्यप्रणाली हमने डिसाइड कर ली, तो उसके बाद हम अब उस पर क्या क्या डाटा है उसे कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आएगा 5 नंबर का ऑप्शन डाटा एनालिसिस। अब जो भी डाटा हमने अब तक निकाला है उस पर का, उस रिसर्च पर का, उसे एनालिसिस करेंगे। और सबसे आखिरी रिजल्ट एंड डिस्कशन, अब उस पर परिणाम क्या होगा क्या नहीं उस पर चर्चा करेंगे। तो सिंपली बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, ये सीरीज़ बिल्कुल भी सही जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। नीचे जो ऑप्शन है उसमें से असत्य कथन कौन सा है ये चूज़ करना है। ऑप्शन ए है अ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिक ऑफ लिमिटेड एडवांस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि आगे अन्वेषण किए जाने वाले हैं तो प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन है अ हाइपोथेसिस इज अ बेसिक फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अस्यूप्शन ऑफ इट्स ट्रू, यानी कि परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार नहीं होता।
ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही आंसर है, क्योंकि आगे और अन्वेषण अगर किए जाने वाले हैं तो प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना हो सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही आंसर है, क्योंकि आगे और अन्वेषण अगर करने हैं तो प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जा सकती है। उस वजह से ये हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन सही है, इस वजह से ये आंसर सही नहीं हो जाता। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि असत्य कथन हमें ढूंढना है। ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं उसके लिए। अ हाइपोथेसिस इज अ बेसिक फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अस्यूम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, यानी कि परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार नहीं होता। जी हाँ, ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अगर कोई परिकल्पना है वो सत्य है या फिर गलत, उस तर्क के आधार पर वो सच है या फिर झूठी ये तय नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फेनोमेनन, यानी कि परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। अगर कोई परिकल्पना है तो किसी घटना का उसमें प्रस्तावित स्पष्टीकरण ज़रूर होगा। ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ऑप्शन डी अब रह गया है सिर्फ डी। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, यानी कि वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। अगर कोई परिकल्पना है तो वो डायरेक्टली सिद्धांत नहीं बन सकता, उसके लिए प्रोसेस होती है, उसके लिए उसे ऑडियंस के सामने रखना पड़ेगा, उसके लिए उसके रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, उसके बाद ही वो सिद्धांत बनेगा। उस वजह से वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हो सकता। ऑप्शन डी बिल्कुल भी हमारा सही ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन में 55 से लेकर 60 तक एक पैराग्राफ दिया जाता है। अब इस पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है, उसके लिए हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। मैं सिंपली इस पैराग्राफ में क्या क्या है ये बता देती हूँ, बाद में आप शांति से इसे पढ़ लेना, जिस वजह से कि आंसर बहुत ईजी होते हैं, इसमें से ढूंढना बहुत ही ईजी जाता है। अब चलिए इस पर के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉपुलर व्यूज अबाउट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज डेवलपिंग कंट्रीज इज। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निगेटिव। 56 नंबर का क्वेश्चन है, द एवरेज एनुअल इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ अर्बनाइटीज इज डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द 1950 टू 2000 एडी वॉज क्लोज टू। अगर आप पैराग्राफ की तरफ एक बार नजर डालोगे तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही है, 30 मिलियन। 57 नंबर का ऑप्शन है, द रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन। ऑप्शन ए है, हाउ वेल द सिचुएशन हैज बीन मैनेज्ड, वो उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया, उस वजह से आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये पैराग्राफ में इसके बहुत ही इजीली आंसर मिल जाते हैं। आप नहीं पढ़ोगे फिर भी यहाँ पर आपको आंसर मिल जाते हैं, सिर्फ आपको एक नज़र उस पैराग्राफ पर डालनी होगी, जिससे कि आपको झट से आंसर मिल जाएगा। 58 नंबर का अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। और यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ए, टेम्पो ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर इन दिस पैसेज हैज ट्राइड टू फोकस ऑन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, एनालिटिकल रीजनिंग। और हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इन द अबोव पैसेज द ऑथर इंडिकेट्स टू स्टेट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, द लिमिट्स टू ग्रोथ। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2012 दिसंबर पेपर 1 का ये सेट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।